करेंगे। इस प्रथम पुष्प में आप सभी का हार्दिक स्वागत, सभी महानुभावों को प्रणाम। आज का विषय है स्त्री संबंधित भारतीय दर्शन। पहले हम दर्शन यानी क्या, भारतीय दर्शन की जो विशेषता है उसकी चर्चा करेंगे। हम मानते हैं कि कोई भी शब्द का अगर अर्थ हमें समझना है तो उसकी व्युत्पत्ति की ओर देखना चाहिए, क्योंकि व्युत्पत्ति एक बहुत ही साधन रहती है कि हमें पता चलता है कि उस शब्द के विविध अर्थ क्या होते हैं। जैसे कि दर्शन, दर्शन यह शब्द संस्कृत दर्श इस धातु से बना है। इसका अर्थ है देखना, लेकिन देखना यानी क्या? जो हमारी आंखों से दिखता है, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन से हमारे देखना यानी क्या? देखना सिर्फ बाह्य देखना नहीं होता है, यानी कि हम जो देखते हैं उसका अर्थ हमें जो प्रतीत होता है उससे ज्यादा देखना यानी अंतःचक्षु से देखना। दर्शन शब्द का यह अर्थ है कि जो हमें दिखता है उसका क्या कार्य कारण भाव है, उसकी क्या समझ है, वह हम हमारे मन में उसका चिंतन करें और वो देखें। इसीलिए दर्शन यानी तत्व ज्ञान भी है। भारतीय तत्व ज्ञान में सजीव यानी सब चराचर सृष्टि और सृष्टि के रचयिता यानी जीव, जगत और जगन्नियता यानी परम ब्रह्म, इसका संबंध क्या है, इसका यथार्थ मूल्यमापन किया जाता है। हम अगर भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है ऐसा देखें, या विशेषता अगर एक वाक्य में कहनी हो तो हम ये जरूर कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन का आधार न्याय, सम्मान, समावेशिता और मानवता यानी ये सब जो वैश्विक मूल्य है वही भारतीय चिंतन या दर्शन का आधार है। अगर हम स्त्री संबंधित भारतीय दर्शन देखें तो हमें प्रतीत होता है कि प्राचीन या बौद्धिक परंपरा तात्विक स्तर पर और व्यावहारिक स्तर पर, दोनों ही स्तर पर समानता ही देती है। स्त्री पुरुष में समानता, यह भारतीय दर्शन का मूलाधार है। अगर हम भारतीय संस्कृति की ओर देखें या भारतीय दर्शन की ओर देखें तो हम सबको पता ही है कि यह आध्यात्मिक है। यह चराचर में ईश्वरीय तत्व की परिकल्पना की गई है। उपनिषद के जो 4 महावाक्य है वो सभी महावाक्य जैसे सोहम, अहम ब्रह्मास्मि वगैरह, वो वही कहते हैं कि चर और अचर, सजीव और निर्जीव दोनों में वो स है। कौन स? यानी ईश्वरीय तत्व, निर्गुण निराकार ब्रह्मन। और एक विशेषता दर्शन की यह है, भारतीय दर्शन एकात्म है। इट इज अ होलिस्टिक। वहां कोई भी विभेद नहीं, द्वित्व नहीं, बाइनरी नहीं। अगर हम इस दर्शन के व्यापक संदर्भ में स्त्री विमर्श का विचार करें या स्त्री का विचार करें तो हमें दिखाई देता है कि स्त्री का अस्तित्व, स्त्री की शक्ति और स्त्री का अधिकार। अधिकार यह शब्द मैं यहाँ 2 अर्थों में प्रयुक्त कर रही हूँ। एक तो अधिकार यानी उसके राइट्स, उसके कर्तव्य, ड्यूटीज, दोनों राइट्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब जो अर्थ प्रतीत होते हैं अधिकार से वो। और दूसरा अधिकार यानी अध्यात्म क्षेत्र में वो ज्यादा यूज होता है। उसका मतलब है वेदर यू आर केपेबल टू शोल्डर दोस रिस्पॉन्सिबिलिटीज और नॉट। मतलब ये जो हमारे कर्तव्य है, ये जो हमारे राइट्स है, उसका वहन हम कर सकते हैं कि नहीं, हम उसके काबिलियत है कि नहीं। तो अधिकार ये दोनों अर्थ में हमें देखना है। और इस सब व्यापक संदर्भ में स्त्री संबंधित क्या विचार है उसकी चर्चा हम करेंगे। दर्शन का मूलाधार क्या है? भारतीय दर्शन यानी तत्व ज्ञान, उसका मूलाधार यह है कि आत्मा एक है। आत्मा यानी क्या? आत्मा यानी ब्रह्म चैतन्य। मैं फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स में जीवात्मा, परमात्मा ये 2 अलग, एक ही है लेकिन वो 2 अलग अलग लेवल पे होते हैं। हम सिर्फ परमात्मा की, परम सृष्टि की या चैतन्य की बात करेंगे, जिसे निर्गुण निराकार ब्रह्मन कहा जाता है। ये जो ब्रह्म चैतन्य है वो सारे सृष्टि में वास करता है
और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार पुरुष और स्त्री दोनों ही दिव्य चेतना के यानी वो ब्रह्म चैतन्य के एक ही समय बने एक समान दो हिस्सा है। पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के सहयोग से मनुष्य जाति और नॉट ओनली मनुष्य जाति सब सजीवों का निर्माण हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है तस्मात् इदम अर्धवृगलम इव, एक बीज के ही दो दल होते हैं। जैसे चैतन्य के स्त्रीत्व पुरुषत्व या स्त्री और पुरुष ये दो दल है, इसीलिए इन्हें बीजोद्भवी समदलय कहा गया है। इसका मतलब यह है भारतीय दर्शन के अनुसार स्त्री और पुरुष समप्रधान है, समान है, समानता है। उनमें जो एक नैसर्गिक भेद है, नैसर्गिक शारीरिक अलगता है या हम विशेषता कह सकते हैं, इसके अलावा स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं। अगर हम भारतीय दर्शन का विचार करेंगे तो हमें दिखाई देता है कि भारतीय दर्शन या दृष्टिकोण में विश्व की एकात्मता की, एकात्म भाव की कल्पना की है। अगर हम काल की कल्पना करते हैं तो काल के अलग अलग प्रकार होते हैं। काल एक लिनियर चलता है, लिनियर यानी एक रेखीय चलता है, लेकिन हमारे यहाँ काल सर्पिल होता है, यानी जिसका आदि नहीं अनंत अंत नहीं, अनादि अनंत। ये जो काल है वही चैतन्य तत्व है। तो समाज की जो रचना हुई है भारतीय समाज शास्त्र के अनुसार समाज की ये अखंड मंडलाकार रचना हुई है। तो हम अखंड मंडलाकार रचना यानी क्या? अखंड मंडलाकार रचना यानी संपूर्ण सृष्टि में जो भी घटक है वह परस्पर अवलंबी है। प्रत्येक घटक का विकास एक दूसरे पर निर्भर है। जैसे मानव हो, पशु हो, पक्षी हो, वनस्पति हो, जो भी इस चराचर सृष्टि का भाग है वो सब एक दूसरे से संबंधित है, परस्पर पूरक है, परस्पर पोषक है और परस्परावलंबी है। यह एक मूलभूत कल्पना दर्शन में है जो हम स्त्री संबंधित दर्शन में भी देख पाते हैं। और सबसे एक महत्वपूर्ण विचारधारा यह है कि कोई भी हो, यानी बॉडी पॉलिटी हो या मतलब राज्यशास्त्र हो, समाज शास्त्र हो, ऐसे सब शास्त्र हो, वो सब और सृष्टि के सब चराचर उन सब का एक संरचनात्मक एकता है। यानी क्या? यानी हम प्राकृतिक संपूर्णता में विश्वास रखते हैं। जैसे कि ये जो सब चराचर सृष्टि है उसमें हर वस्तु का एक अंतर संबंधी और अधीनता से संबंध है। यानी सृष्टि चाहे एक देह है और सृष्टि के ये सब घटक एक शरीर के अलग अलग अवयव है, इसे ही सावयवी संबंध कहते हैं। स यानी सहित, अवयव, ये अवयव अलग अलग है लेकिन वो एक दूसरे से संबंध में है और परस्पर अवलंबित्व भी है और उनमें सहकार्य भी है। जैसे कि एक अवयव की व्याधि पूरे शरीर पर असर डालती है, परिणाम करती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर पाँव में मोच है तो सिर्फ पाँव में मोच है ना, लेकिन पाँव में मोच है तो हम ठीक से चल नहीं पा रहे, लेकिन उसकी पाँव की जो पीड़ा है वो हमारे मन को होती है, हमारे बुद्धि को होती है, उससे हमारे दैनंदिन व्यवहार में रुकावट आती है। ऐसे ही हर समाज का जो भी घटक है अगर उसमें कुछ क्षति आ जाए तो पूरे घटक पे, पूरे सृष्टि में उसका संबंध होता है, उसका परिणाम होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो सब घटक है एक दूसरे से अवलंबित्व है और समानता है। अगर हम स्त्री संबंधित विचार करें तो यह दिखाई देता है कि पुरुष और महिला का शरीर भिन्न है, उनके बायोलॉजिकल कुछ ना कुछ स्वभाव भिन्न है। एक्चुअली ज्यादा कल्चरली उनके स्वभाव और उनकी ये भिन्न होती रहती है, लेकिन एक मूलभूत फर्क तो है ही उनके स्वभाव में, उनके इमोशंस में। लेकिन ये भिन्न भिन्न प्रकार होने के बावजूद भी एक दूसरे से संबंध है। यानी उन दोनों, स्त्री और पुरुष दोनों में
परस्पर पूरक समानता, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वालिटी है। ये परस्परावलंबी, परस्पर संबंधित और परस्पर प्रत्याश्रयी है। अगर हम सोचे कि भारतीय दर्शन या भारतीय संस्कृति का आधार क्या है, अगर हम काल की संकल्पना को अच्छी तरह समझे, समाज अखंड मंडलाकार है यानी क्या ये समझ में आए, एकात्मता यानी क्या, एकात्म होलिस्टिक अप्रोच क्या है ये समझ में आए, तो हमें समाज दिखाई देता है कि भारतीय संस्कृति के चार आधार स्तंभ है। एक तो एकता, दूसरा समरसता, तीसरा सद्भाव और चौथा आध्यात्मिकता। हम कोई भी क्षेत्र देखें उसमें द्वैत यानी बाइनरी की अवधारणा नहीं है, उनमें संघर्ष की बात नहीं है, जैसे स्त्री और पुरुष, निसर्ग और मानव, बल्कि ये दोनों स्त्री और पुरुष हो या निसर्ग और मानव हो, ये एक दूसरे के बीच में संघर्ष नहीं करते, वो एक दूसरे के हित संबंधों का रक्षण करते हैं। जैसे देखा जाता है कि हमारे पूरे प्राचीन ग्रंथ में, चाहे वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो या कोई भी शास्त्र ग्रंथ हो, उसमें प्रतीत होता है कि हम शोषण में विश्वास नहीं रखते, हम दोहन में विश्वास रखते हैं। यानी हम परस्पर सहकारिता और उपयुक्तता का भाव मन में रखते हैं। हमारे भारतीय दर्शन की और भी एक विशेषता है। अगर हम सांख्य फिलोसॉफी देखें या कोई भी फिलोसॉफी देखें, फिलोसॉफी की चर्चा न करते हुए मैं एक मूलभूत संकल्पना के ऊपर आप सभी का ध्यान खींचना चाहती हूँ, वह है अर्धनारीश्वर। कई कई अर्धनारीश्वर, अर्धनारी नटेश्वर भी कहा जाता है, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं करेंगे। मूल शब्द अर्धनारीश्वर है, अर्ध और नारी ईश्वर। यहाँ ईश्वर शब्द पुरुष के लिए किया गया है। हम यह शब्द स्त्री और पुरुष या नारी और पुरुष इस अर्थ में लेंगे। हम जानते हैं कि स्त्री और पुरुष में शारीरिक बायोलॉजिकल अंतर है, लेकिन साथ साथ दोनों में विद्यमान स्त्री तत्व और पुरुष तत्व भी है। जैसे कि प्रत्येक पुरुष में या प्रत्येक स्त्री में अपने अपने पुरुष तत्व और स्त्री तत्व के साथ साथ स्त्री तत्व और पुरुष तत्व, ये दोनों भाव होते हैं। ये अंतर्भूत ही है और इसीलिए ये अर्धनारीश्वर की संकल्पना आई है। दुर्दैव से अर्धनारीश्वर संकल्पना पाश्चात्य जगत को समझ में नहीं आती। वो उनको एंड्रिजिन कहते हैं, वो उनका कुछ अलग ही अर्थ निकालते हैं। लेकिन ये जो अर्धनारीश्वर संकल्पना अध्यात्म में है, फिलोसॉफिकल लेवल पे है, वैसे ही सामाजिक लेवल पे, व्यावहारिक स्तर पे भी है। यहाँ कोई एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं है, ना पुरुष स्त्री से श्रेष्ठ है, ना स्त्री पुरुष से श्रेष्ठ है, बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों में समानता व समरसता की बात की गई है। इसका मतलब अगेन यही है कि स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक है और कॉम्प्लीमेंट्री इक्वालिटी है। हमें यह मूल विचारों के साथ साथ भारतीय दर्शन में जो जीवन मूल्य और जीवन व्यवस्था का दर्शन होता है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। हम पूरे के पूरे जीवन मूल्य या पूरे भारतीय समाज शास्त्र यानी भारतीय सामाजिक जीवन व्यवस्था, इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण कल्पना है या महत्वपूर्ण मूल्य है, उनकी जरूर चर्चा करेंगे। एक तो है ऋण कल्पना। भारतीय समाज अपने वैशिष्ट्यपूर्ण दृष्टिकोण का यानी ऋण दर्शन का पालन करता है। दुर्दैव से ऋण का अर्थ अंग्रेजी में डेट यानी कर्जा, इस अर्थ से लिया है। यह कोई कर्जा नहीं है, यह कोई कर्जा चुकाने की बात नहीं है, यह कर्तव्य की बात है, यह जिम्मेवारी निभाने की बात है। ऋण कल्पना यानी एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी निभाना। पहले त्रिऋण कल्पना थी वेदोपनिषद में, यानी मातृऋण, पितृऋण और देवऋण या ऋषि ऋण। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हो गया,
और समाज एक सम्मिश्र अवस्था में, विकसित अवस्था में आ गया, वैसे ये सब सामाजिक जो व्यवस्था है उन सब में ये ऋण की संकल्पना आई। ऋण और धर्म, धर्म यानी कर्तव्य, इन दोनों एक दूसरे के साथ संबंधित हुए। यानी कि पितृ और मातृ ऋण चुकाना, पत्नी धर्म निभाना, पति धर्म निभाना, ये सब धर्म की बात उसमें आई, जिसमें दायित्व, कर्तव्य निभाना, यह एक अद्भुत और अनोखी संकल्पना है। दायित्व का बोझ नहीं है, कर्तव्य का बोझ नहीं है, अपितु ये एक दूसरे के साथ रह के, एक दूसरे का सहकार्य लेके ये सब दायित्व निभाया जाता है। जैसे माता और पिता पालक होने का यानी पितृत्व और मातृत्व का ऋण चुकाते हैं या कर्तव्य निभाते हैं, वैसे ही पुत्र और पुत्री पुत्र धर्म पुत्री धर्म निभाते हैं, वैसे ही पति और पत्नी में होता है। तो यह एक ऋण कल्पना एक बहुत ही अनोखी कल्पना भारतीय दर्शन में है। इसके साथ साथ और एक बहुत ही अनोखी विचार, अनोखी कल्पना भारतीय दर्शन में है, वो है दाम्पत्य। दाम्पत्य यानी दंपति, यानी क्या, यानी पति और पत्नी। समाज का मूल एकक परिवार है, फैमिली इज द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, यस। लेकिन परिवार सुचारू रूप से चलाने के लिए दाम्पत्य का एकजुट होना बहुत जरूरी है। पति पत्नी का एकजुट होना बहुत ही जरूरी है। उसमें दोनों आधे अधूरे हैं, दोनों की विशेषता क्षमता जोड़कर एक पूर्णांक बनता है, यानी आधा प्लस आधा मिलके एक। ये जो संकल्पना है वो बहुत ही अनूठी है। इसमें तू मैं करने की कोई जरूरत नहीं, दोनों में कुछ भी हो प्रतिस्पर्धा नहीं है, होड़ नहीं है, अपितु दोनों ने अपना धर्म पालन कर कर्तव्य पूरा करके जिम्मेदारियों का निभाना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैंने कहा कि समाज शास्त्र में जो जीवन व्यवस्था है यानी आश्रम व्यवस्था है, ये हम उसकी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, उस सब में गृहस्थ आश्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है। इसे कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम ही पूरे समाज का एक आधार रहता है। गृहस्थ आश्रम इज द बैकबोन ऑफ ऑल आश्रमास। तो गृहस्थ आश्रम यानी गृहस्थ, गृहस्थ यानी गृहस्थ और गृहिणी मिलके बना हुआ शब्द दंपति, दोनों का ये पंच महायज्ञ जो होता है वो उन्हें करना ही चाहिए, वो उनका कर्तव्य है। ये जो दंपति है वो जो अपनी जिम्मेवारियां निभाता है, वो अपने परिवार के साथ, परिवार की जो जिम्मेवारियां है, उनका जो हित है, अधिकार है, उनका रक्षण तो करता ही है, लेकिन परिवार के साथ साथ अपने साथ रहने वाले पशु पक्षी है, जो बाकी चराचर वस्तु है, अतिथि है, गांव के नीडी पीपल, ये सबका मतलब पूरे समाज का ख्याल रखता है। और कैसे, परस्पर सहकार्य, संवेदनशीलता, समन्वय और सुसंवाद के साथ। इसीलिए हमारे जो कर्म कांड है वो हर कर्म कांड में दंपति की जरूरी होती है। कोई भी कर्म कांड अकेला व्यक्ति, इधर पुरुष या स्त्री अकेले नहीं कर सकता। तो दंपति या दाम्पत्य यह एक अनूठी कल्पना अपने दर्शन में है। दाम्पत्य या दंपति परिवार का घटक है और परिवार ही एक समाज का मूल एकक है। तो हम जो दर्शन की बात करते हैं भारतीय दर्शन में, परिवार व्यवस्था और विवाह संस्था विकसित हो गई और स्थायी हो गई है। यह परिवार या समाज का मूल एकक है। इसीलिए समाज ने परिवार में युगल या दंपति को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारतीय विचारधारा में द्वैत की यानी बाइनरीज की, द्वैत यानी ड्युअलिज्म नहीं, बाइनरी संघर्ष, स्त्री विरुद्ध पुरुष, ऐसी कोई धारणा नहीं है। पति पत्नी में परस्पर पूरकता अपेक्षित है, पूरक समानता की चर्चा होती है, और ये जो दाम्पत्य है वही परिवार व्यवस्था का
अभिन्न, समान और महत्वपूर्ण घटक है। परिवार जो है वो एक जिनसी यानी एक रस यूनिट है, कोई भी घटक भिन्न भिन्न नहीं है। यही कल्पना और विस्तार से की गई है। एक व्यक्ति जो व्यक्ति का संबंध अदर यानी दो व्यक्ति से होता है, दो व्यक्तियों के विवाह से परिवार बनता है। परिवार का संबंध समष्टि या समाज का होता, समाज के साथ होता है, गांव के साथ होता है, देश के साथ होता है, धीरे धीरे पूरे विश्व के साथ होता है। यह व्यावहारिक स्तर का विस्तार है। वैसा ही आध्यात्मिक दृष्टि से व्यष्टि, व्यष्टि का समाज, समष्टि और पूरी सृष्टि, चराचर सृष्टि, और अंत में परमेष्टि यानी निर्गुण निराकार ब्रह्मन जो एकम सत है, उसका ऐसा विस्तारित हो जाता है। तो हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये दर्शन में जो ये सब कल्पना है वो कितनी अनोखी है, और ये भारत देश को ही नहीं पूरे विश्व को दिया हुआ एक उपहार है। भारतीय चिंतन में, दर्शन में और एक महत्वपूर्ण बात कही गई है, वो है मातृत्व। कोई भी मादी हो या स्त्री हो, मातृत्व उसका एक नैसर्गिक अधिकार है। हर फीमेल, हर मादा या हर स्त्री मातृत्व को प्राप्त करती है। भारतीय चिंतन में स्त्री के माता स्वरूप का ज्यादा महत्व है। हमारी धारणा यह है कि मातृत्व एक भाव है जो सृजनात्मक, धारणात्मक और निसर्गदत्त होता है। और मातृत्व ये भाव केवल जीवशास्त्रीय मातृस्थिति से संबंध नहीं है, बल्कि मातृभाव से संबंध है। और ये मातृभाव हर एक में होता है, वो सिर्फ स्त्री में होता है ऐसा नहीं। ये जो मातृभाव की कल्पना है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो मातृ रूप जो है वो सम्माननीय है। इसमें स्त्री की सृजन शक्ति का सम्मान किया गया है। और भारत में हर उम्र की स्त्री का सम्मान किया जाता है, कुमारिका अवस्था से लेके अंत तक। सिर्फ प्रजनन अवस्था की महिला का सम्मान नहीं होता। और हर भारतीय स्त्री को मातृत्व बोझ नहीं लगता, वो स्वाभाविक खुशी उसमें पैदा होती है। और सिर्फ स्त्री को होती है ऐसे नहीं, पति पत्नी दोनों को होता है। भारतीय दर्शन में जो स्त्री और पुरुष का जीवशास्त्रीय अंतर है उसे जानते हैं, स्वीकार करते हैं और उसको सम्मानित भी करते हैं। और व्यक्ति और समष्टि दोनों का सृष्टि का या यूनिवर्स का घटक है, ये भी हम देखते हैं। और उस पूरे समष्टि के अंतर्गत उस व्यक्ति की हित की रक्षा करना, यह भी हमारी धारणा है। ऐसा नहीं है कि पूरे समष्टि की धारणा करते हुए या उसका विचार करते हुए हम व्यक्ति को दुर्लक्षित करते हैं। यह एक आरोप वेस्टर्नर्स लगाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। समष्टि में ही, समूह और समाज के हित के व्यापक संदर्भ में ही व्यक्ति हित की रक्षा करना, यह हमारी धारणा है। स्त्री के संदर्भ में जो हम अपेक्षा रखते हैं, यानी समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, सशक्तिकरण, ये सभी बातें परिवार में भी अभिव्यक्त होती है। और परिवार में अभिव्यक्त होती है, इसके लिए समाज में अभिव्यक्त होती है। भारत के इतिहास में इसके उदाहरण दृगोचर होते हैं। स्त्री को परिवार से अलग करने से कभी नहीं होगा, कभी स्त्री का हित या समाज का हित नहीं होगा। अगर हम स्त्री शक्ति का या स्त्रीत्व का भारतीय दर्शन में क्या विचार है यह देखते हैं, तो हमें तुरंत ही भगवत गीता याद आती है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 34वें श्लोक में कहा गया है कि नारीणाम श्री ही अहम कीर्ति च, अहम वाक् च, अहम स्मृति च, अहम मेधा च, अहम धृति च, अहम क्षमा च, अहम। यानी क्या? नारीत्व यानी क्या? नारीत्व यानी श्री, श्री यानी संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी। नारीत्व यानी कीर्ति, कीर्ति यानी फेम, प्रसिद्धि। नारीत्व यानी वाक, वाक यानी स्पीच, वक्तव्य। नारीत्व यानी स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी। नारीत्व यानी मेधा, मेधा यानी इंटेलिजेंस, बौद्धिक क्षमता।
ध्रुति, ध्रुति यानी फर्मनेस, धैर्य, क्षमा, फॉरगिवनेस, ये सिर्फ एडजेक्टिव्स या विशेषण नहीं है, ये सब गुण हैं जो स्त्री पुरुष दोनों में होते हैं, लेकिन स्त्री में विशेषता होते हैं। तो ये जो सद्गुणों द्वारा जो ईशत तत्व है स्त्री में, इसीलिए स्त्री के रूप को माँ भगवती का रूप माना जाता है, देवी का रूप माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि महिला ही गतिशील जीवन में शक्ति के रूप में संचार करती है, और यह जो शक्ति है वही सब सृष्टि का चालन करती है। वो सांख्य की जो फिलोसॉफी है उसमें हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये सब इसमें देख के इमेनिसिपेशन, ये जो शब्द है यानी उन्नयन, उद्धार, मोक्ष, अपूर्णता से पूर्णत्व की ओर, मानव से ईश्वर के ओर, ये जो विचार है ये आध्यात्मिक अर्थ है। लेकिन व्यावहारिक स्तर पे अगर हमें देखा, हम विविध महिला संगठनों में काम करने वाले कार्यकर्ता है, तो व्यावहारिक स्तर पर हमें इमेनिसिपेशन का क्या अर्थ लेना चाहिए? व्यावहारिक स्तर पर हमें प्रचलित विचार में, प्रचलित काल में हमें यह अर्थ लेना चाहिए कि महिलाओं को आगे लाना, महिलाओं को ऊपर उठाना, सशक्तिकरण करना, यह ही समयानुकूल अर्थ है इमेनिसिपेशन यानी उन्नय का। ये जो मुद्दों की चर्चा हमने की, ये कुछ विशिष्ट विचार और संकल्पना है जिन पर आधारित भारतीय संस्कृति का विकास हुआ, भारतीय समाज मन का पोषण हुआ और जीवन व्यवहार में वो लाया गया। यह सिर्फ तत्व ज्ञान नहीं रहा, यह सिर्फ संकल्पनाएं नहीं रही, तो प्रत्यक्ष जीवन मूल्य और जीवन व्यवस्था में, जीवन व्यवहार में उसका प्रतीत हुआ, दृगोचर हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे 10,000 की इतिहास में भारत में इन विचारों में अद्भुत सातत्य दिखता है। थोड़ा बहुत चेंज हमें लगता होगा बाहरी ऊपरी दृष्टिया, लेकिन जो आंतरिक शक्ति है उसमें यह सातत्य दिखता ही है। और यही भारतीय जीवन दर्शन का या भारतीय दर्शन का जीवनाधार है, यानी ईश्वरत्व की कल्पना यही जीवनाधार है। जब हम ये विचार करते हैं और आज के युग में स्त्री संबंधित अगर हमें कुछ विचार रखने हैं तो क्या करना चाहिए? ये जो ओरिजिनल थॉट प्रोसेस है, ये जो ओरिजिनल विचारधारा है, भारतीय दर्शन है, वो हम आज की तारीख में कैसे परिवर्तित करें, ये एक बहुत बड़ा विमर्श करने की जरूरत है। क्या भारतीय स्त्री दर्शन की आज की तारीख में क्या आवश्यकता है, इसके ऊपर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं ओवरऑल पाश्चिमात्य नारीवाद और पाश्चिमात्य विचार प्रणाली इसके ऊपर नहीं जाऊंगी, क्योंकि हम इन सब मुद्दों पर आगे व्याख्यान करने ही वाले हैं। तो भारतीय स्त्री दर्शन की महत्वपूर्णता और उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर हम अंत में विचार करेंगे। एक तो यह इस भारतीय स्त्री दर्शन जो है उसका यथार्थ विकास करने की बहुत ही आवश्यकता है। वो कैसे करेंगे? ये जो अत्युच्च भारतीय मूल्य है उनको प्रस्तुत करना चाहिए, साथ ही महिलाओं के संबंधित वर्तमान मुद्दों को सम्मिलित करना चाहिए, और ये सब मुद्दों का समाधान करने के लिए हमें भारतीय दृष्टिकोण पर आधारित ही उपाय खोजने की आवश्यकता है। वो कैसे करेंगे वो हम बाकी बाद में देखेंगे, लेकिन इसकी बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल विचारधारा के अनुसार महिलाओं के प्रति मूल विचार समान और जेंडर इक्वल है, और समाधानशीलता, अंतरदायित्व, समता, ये सब मूल्य उसमें है। और ये जो भारतीय विचार है
वो महिलाओं को सही विकास की दिशा में ले जाता है। महिलाओं का व्यावहारिक, आत्मिक, आध्यात्मिक उन्नयन करना यह दृष्टि उद्दिष्ट भी रखता है। अगर हम आध्यात्मिकता की बात करें तो भारतीय आध्यात्मिकता समदर्शी है। वो हमने वेदोपनिषदों में देखा है। स्त्री और पुरुष दोनों समान अभिव्यक्ति है, समान उत्तरदायित्व है, एकता है, ये सब हमने देखा है। तो आज के समय के जो स्त्री संबंधित प्रश्न है, वो प्रश्नों के संदर्भ में भारतीय दर्शन, लोक व्यवहार और लोक परंपरा के आधार पर कैसे समाधान किया जाएगा, यह विचार आवश्यक और महत्वपूर्ण है। और मुझे आशा है कि भारतीय विचारों में जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, निष्कर्षी न्याय, समावेशिता, मानवता, ये जो वैश्विक मूल्य सम्मिलित है और ये सब मूल्य परिवार केंद्रित है और समाज और ब्रह्मांड के लिए हितकारक भी। अगर यह संतुलित दृष्टिकोण रखा जाए, संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता से हम जुड़े और इन सब मूल्यों के साथ समाज के विभिन्न समूहों में समरसता ला सके, तो ही हम एक भारतीय समाज करके एक समरस समाज निर्माण होगा। उसमें कोई विषमता नहीं होगी, सब समरस हो जाएंगे। भारतीय स्त्री दर्शन के परिप्रेक्ष्य में आज के जो वैश्विक प्रश्न खड़े हुए हैं, चाहे वो वेस्टर्न फेमिनिज्म के खोखलापन के लिए खड़े हुए हो या ओवरऑल वेस्टर्न फिलोसॉफी जो है उनका जो थॉट प्रोसेस है, चाहे वो कम्युनिज्म हो, कल्चरल कम्युनिज्म हो या लिबरलिज्म हो, जो जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस है, वो सब वैश्विक प्रश्नों को सुलझाने की क्षमता भारतीय दर्शन में है। और भारतीय मूल्यों के से जो दर्शन है, उसका जो जीवन व्यवहार है, वह प्राचीन भारत की या मूल भारतीय विचार की जो विशेषता है, वो अगर हम समझेंगे, क्योंकि ये काल सिद्ध हुआ है, तो भारतीय स्त्री दर्शन का जो आलोक है, वो जो हम सामने लाएंगे, उसका विचार करेंगे और ज्यादा चिंतन करेंगे, तो ही महिला संबंधी जो भी सामाजिक प्रश्न है, उसका हल निकलना संभव है। और इसीलिए भारत की अभंग परंपरा और अनुभवों का समझना, भारतीय दर्शन समझना, उसका वैश्विकता समझना और अपने अनुभव से जोड़कर उसका आकलन करना, उसका चिंतन करना, यही हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है, ऐसे मुझे लगता है। धन्यवाद। ये एक सिर्फ भारतीय दर्शन के बारे में थोड़ा विचार प्रस्तुत करने की चेष्टा मैंने की है। धन्यवाद।